नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 13 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक। टोटल 21 पारी में उसके आंसर की भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे यहाँ पर टोटल 525 आपके जीके के सवाल पूछे गए थे इन 21 पारियों में, लेकिन इन 525 में से वो यहाँ पर सिलेक्टिव चुनिंदा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो सबसे टफ थे। तो सबसे टफ 100 सवाल जो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021 में पूछे गए, तो ये 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले हैं जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदे बने। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड ये यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो यहाँ से आप मॉक टेस्ट है वो टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए बाई कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सीजीएल एग्जाम 2021 में पूछे गए सबसे टफ सवाल की जो सीरीज है, इसका पहला सवाल देखिएगा। 100 सवाल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला सवाल है विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या। तो यहाँ पर विशिष्ट लेन देन जो रेफरेंस संख्या कितनी होगी, किसमें? आरटीजीएस में। आरटीजीएस है। आरटीजीएस का क्या मतलब होता है? जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, बैंक में उपयोग किया जाता है मनी को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें कितने जो वर्ण है उसका कोड रहता है, तो टोटल 22 जो वर्णों का 22 लेटर का ये रेफरेंस नंबर रहता है आरटीजीएस में। ये तो हो गया आरटीजीएस के केस में। यदि आपको पूछ लें कि मनी ट्रांसफर यदि आप एनईएफटी से करते हो तो रेफरेंस नंबर में कितने डिजिट का वो रहेगा, तो वो 16 अंकों का रहता है एनईएफटी में। एनईएफटी का मतलब क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। और आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इसमें एक एग्जाम से सवाल भी पूछा गया है, आरटीजीएस में कितने मिनिमम कितने लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो 2 लाख से अधिक का ट्रांसफर आरटीजीएस में कर सकते हैं, और एनईएफटी में कितना भी कोई यहाँ पर ज़्यादा और कम की लिमिट नहीं है। इसमें एक यूटीआर नंबर होता है जिसे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर बोला जाता है, जो कि आरटीजीएस के केस में 22 डिजिट का होता है और एनईएफटी के केस में 16 डिजिट का होता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। सतलुज नदी के तट पर बनाया गया है। और ये है कहाँ पर? गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है तो पंजाब में। ठीक है, ये गुरुद्वारा रूपनगर जिले के किरतपुर में स्थित है जो पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे है। और मैं बात इससे मिलता जुलता गुरुद्वारा पाउंटा साहिब जी हैं, ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। और जो गुरुद्वारा पाउंटा साहिब है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब स्थित गुरुद्वारा है। अगला सवाल देखिएगा। बाघमारा कीट भोजी घट प्राणी जो पिक्चर प्लांट है ये किस राज्य में है? ठीक है, बाघमारा कीट भोजी घट प्राणी अभ्यारण्य है, ये मेघालय राज्य में। किस राज्य में है? मेघालय राज्य करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? सर विलियम हट कर्जन वाइली, तो इसकी हत्या दोस्तों की है मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी। किस प्रकार? तो बात है 1 जुलाई 1909 की। शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुआ थे 1909 में 1 जुलाई को। जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हट कर्जन वाइली अपनी पत्नी के साथ हॉल में घुसे तो ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी थी और उनकी हत्या कर दी थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? ये आपको पूछा है किसका उपयोग नहीं होता है टूथपेस्ट बनाने के लिए, तो इनमें से गैलेना करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसका होता है? टूथपेस्ट में आमतौर पर जो घटक होते हैं उसमें जल होता है 20 से 40%। उसके बाद एर्बेस्विस होता है 50%, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका हाइड्रोक्सीपाइटाइट है। और फ्लोराइड मुख्य रूप से सोडियम फ्लोराइड के रूप में रहता है। चूना पत्थर भी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कह सकते हो। तो ये सभी रहते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर हैं, ये टूथपेस्ट में रहते हैं। गैलेना नहीं है तो ये गैलेना करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक है? होम्योपैथी के जो संस्थापक है उनका नाम है सैमुअल
हैनीमैन, ठीक है, याद रखना आपको नाम सैमुअल हैनीमैन है, वो होम्योपैथी के फाउंडर हैं। तो ये क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इसका पूरा नाम है। ये जर्मन चिकित्सक थे जिन्हें होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा के छद्म वैज्ञानिक प्रणाली बनाने के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 7, रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? रुइया गोल्ड कप है ये ब्रिज ब्रिज जो स्पोर्ट होता, जो ताश के पत्तों का खेल आप कह सकते हो, कार्ड वाला गेम। तो ब्रिज जिसमें बसा लत झा ट्रॉफी है, होलकर ट्रॉफी है, रुइया गोल्ड कप है, सिंगानिया ट्रॉफी है, ये सभी ब्रिज गेम से संबंधित हैं। बास्केटबॉल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी में इसमें भी आपकी आ जाएगी बीसी गुप्ता ट्रॉफी, फेडरेशन कप है, एस एम अर्जुना राज ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, जॉन्स कप बास्केटबॉल में, शतरंज में नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिनारेस सिटी ट्रॉफी है, खेतान ट्रॉफी हो गया, लिम्का है, और ये सभी हैं शतरंज से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आलुयट्टू राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का है? तो आलुयट्टू है ये नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। आलुयट्टू याद रखना है आपको, नागालैंड राज्य का लोक नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 9, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया है? हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का जो सुझाव दिया था वो राधा कृष्ण ने दिया था। जो अर्थशास्त्री राधा कृष्ण हैं इनके द्वारा हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर, जिसे चंदन नगर बोलते हैं, चंद्र नगर या फिर चंदन नगर है, ये 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो आपको पूछा है कि चंदन नगर है वो किस प्रकार की कॉलोनी थी? तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। चंदन नगर है जिस पर ब्रिटिश नौसेना के द्वारा 1757 को कब्जा किया था। इस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ चंदन नगर। ये हुआ था 1756 में। तो बैटल ऑफ चंदन नगर है 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में युद्ध छिड़ गया था। तो वो फ्रेंच की कॉलोनी है और फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य 1756 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, रॉयल नेवी के एडमिरल चार्ल्स वाटसन ने 23 मार्च 1757 को चंद्रनगर या फिर चंदन नगर पर बमबारी की और कब्जा भी कर लिया। ये भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में हुगली जिले का शहर है जो चंदन नगर है। यहाँ पर 1763 में चंदन नगर को फ्रेंच में शामिल कर दिया गया, लेकिन 1794 में अंग्रेजों के द्वारा दोबारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया और शहर को 1816 में फ्रांस में वापस मिलाया गया था। ये पांडिचेरी में गवर्नर जनरल के राजनीतिक नियंत्रण में 1950 तक फ्रांसीसी भारत के हिस्से के रूप में शासित था। अगला सवाल देखिएगा, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है त्रिपुरा में है। रोवा कहाँ पर है? रोवा दोस्तों त्रिपुरा में है वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12, नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान के द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है। देख रहे हो, भूमि की ढलान है उसके विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है नहर के अंतर्गत, तो वह चैनल क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। इसके विपरीत होता है एक प्रवाह चैनल, जिसका सवाल यहाँ पर पूछा गया सीजीएल में। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रवाह चैनल क्या होता है। प्रवाह चैनल है गुरुत्वाकर्षण बल के डायरेक्शन में, और उसके विरुद्ध में जो रहता है वो लिफ्ट चैनल है। ठीक है, भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, वो चैनल है नहर के अंतर्गत लिफ्ट चैनल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वीर सुरेंद्र शाही निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी। तो वीर सुरेंद्र शाही हैं ये ओडिशा के संबलपुर, ओडिशा जो पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, वहाँ के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सुरेंद्र शाही जी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 14, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक क्या है? बोलाक आर्ट है कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला शैली है। क्या है? डांस हो जाएगा। बोलाक आर्ट है किस राज्य का है? तो याद रखना है कर्नाटक का है बोलाक आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के रेफरेंस में पिष्टक क्या है? पिष्टक आप देख रहे हो ये क्या है? जो मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक एक लंबा प्रवेश द्वार है। ठीक है, सेंट्रल टॉवरिंग डोम है जो आयताकार इस टाइप से एक लंबा प्रवेश द्वार आप कह सकते हो, जिसे पिष्टक बोला जाता है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का ये हिस्सा है। और अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के ऑथर हैं? सीजीएल में बुक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, तो उसका एक अलग से वीडियो आपको जल्द चैनल पर मिलने वाला। जिन भी कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि इसकी पीडीएफ वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पर फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। डेमोक्रेट और डिसेंटर्स पुस्तक के ऑथर है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 17,
लस्सी का जो लिम्फ है वो सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक किस पर आक्रमण करता है। रक्त में हानिकारक जो बैक्टीरिया है उस पर आक्रमण करता है लसिका के दौरान। तो लसिका में सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ होता है जो रक्त में हानिकारक जीवाणु पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर। लिम्फोसाइट एक प्रकार की क्या है, श्वेत रक्त कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। इसी के द्वारा बैक्टीरिया वगैरह को मारा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का जो हिस्सा है वो है लिम्फोसाइट, जिसे आप बोलते हो श्वेत रक्त कोशिका। लिम्फोसाइट में भी दो प्रकार की सेल हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। बी कोशिकाएं होती हैं एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जिसका उपयोग हमलावर बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थ पर हमला करने के लिए किया जाता है। वो बी कोशिकाओं के द्वारा एक तरीके से प्रतिरक्षा या फिर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। और लसिका द्रव है अपशिष्ट उत्पाद और नष्ट बैक्टीरिया को वापस रक्त प्रवाह में ले जाता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी या फिर सहायक नदी है और भूटान से होकर बहती है। इनमें से हो जाएगा वांगचू नदी। वांगचू नदी को रायडेक नदी भी बोला जाता है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है और भूटान से होकर बहती है। देखिए भूटान में आप कह सकते हो जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है उस नदी का नाम है मानस नदी। भूटान में मानस नदी को बोला जाता है द्रांगमेछू, ठीक है। चीन में इसे नियामजंग बोला जाता है, भूटान में द्रांगमेछू ये मानस नदी को बोला जाता है जो कि भूटान की सबसे लंबी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही थी जिसकी सहायक है ये सभी, तो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरुंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है और असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अगला सवाल, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, आपको पूछा है। जो गर्भनाल है उसमें धमनियों की बात करें तो दो आर्टरी होती हैं, एक वेन जो शिरा होती हैं। तो दो धमनियां एक शिरा है। गर्भनाल क्या करती है, तो गर्भनाल धमनियां हैं भ्रूण से प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन रहित रक्त की आपूर्ति करता है। वो गर्भनाल धमनियों के द्वारा किया जाता है, आर्टरीज के द्वारा। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है, सवाल नंबर 20। विकास के डोनट मॉडल है उसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना है वो डोनट मॉडल के द्वारा की गई है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है। जो ओडिशा में है वेदव्यास पर शंख नदी और कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। क्या है, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगामी, इल्तुतमिश ने 40 दास अधिकारियों का एक अभिजात समूह था, जो कह सकते हो 40 सैनिकों का समूह है, ये इल्तुतमिश के द्वारा व्यवस्थित किया गया था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पर, अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की एक मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाली जिसकी स्थापना 1949 में हुई, इसका नाम है भारतीय संसदीय समूह। आपको पूछा है जो भारतीय संसदीय समूह जिसकी स्थापना 1949 में हुई उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संसदीय समूह है इसका पदेन अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ये आईपीजी यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है जिसकी स्थापना 1949 में, याद रखना है। और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष। किस राज्य में पोनियोक्शी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है। तो ये राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहां पर पोनियोक्शी नामक तलवार की तरह की एक वाद्य यंत्र रहता है जिसका नाम है पोनियोक्शी है। तलवार की तरह ये वाद्य यंत्र है, इसका उपयोग पुजारी हैं उनके द्वारा अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 25। रमेता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि क्या कहलाती है। तो वृक्ष संवर्धन की आपको डेफिनेशन दे रखी थी जिसे आप बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीके से वृक्षों की सजावट है रम्यता प्रयोजनों के लिए, ये व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की विधि है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता को उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी।
बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि जो चार चमन पुस्तक हैं वो किस मुगल शासक के इतिहास के बारे में बताती हैं, तो वो मुगल शासक है शाहजहां, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपको पूछा है कि चार चमन पुस्तक के ऑथर कौन है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण हो जाएंगे। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक है वो लिखी थी। नेक्स्ट में देखते हैं निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है, तो यहाँ पर बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मैसूर महल है, हम्पी है, दुदुमा झरना है, ये कर्नाटक में न होकर दो राज्यों में है, दुदुमा जलप्रपात है, ये कोरापुट जो ओडिशा राज्य में, और विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में। तो इन जिलों की सीमा पर बाउंड्री पर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, ये है दुदुमा झरना, न कि है कर्नाटक में, ये सभी हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत है ये 1875 में हुई थी। कब हुई थी? मई और जून 1875 में महाराष्ट्र में पुणे जो सतारा जिला है वहाँ पर इसका उद्देश्य था साहूकारों के कब्जों में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना इसका उद्देश्य था। तो दक्कन के किसानों ने अपने विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजरात के साहूकारों की ज्यादतियों के लिए निर्देशित किया था। 1875 में हुआ था बॉम्बे दक्कन। नेक्स्ट देखते हैं अंचार झील किस राज्य में है, तो अंचार झील है यूटी जम्मू और कश्मीर में है, श्रीनगर के समीप है ये। एक एकल कोशिका के द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ये पूर्ण शक्तता की परिभाषा दे रखी थी, टोटिपोटेंसी है। तो टोटिपोटेंसी है एक एकल कोशिका के द्वारा, सिंगल सेल के द्वारा जनन क्षम जनन योग्य एक पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की जो एबिलिटी है वो टोटिपोटेंसी है। मैं कह सकता हूँ सजीवों की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की, एक सिंगल सेल है, प्रत्येक कोशिका की बात हो रही है, उस कोशिका में क्या एबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है कि वो सभी लक्षण, जीव के सभी लक्षण को उत्पन्न करने की उसकी एबिलिटी है, वही पूर्ण सत्ता कहलाती है। अथवा कह सकते हैं कि प्रकृति में कायिक जनन के दौरान प्रकृति के किसी भी पादप के छोटे से छोटे भाग जो कोशिका है उससे नवीन पादप का निर्माण होने की जो पूर्ण शक्तता है वो कहलाती है। अन्य ऑप्शन में यहाँ पर था आपके, एक तो क्लोनिंग था, बाकी यहाँ पर बहुशक्तता भी था। तो ये बहुशक्तता है, जिसे बोल सकते हो आप प्लुरिपोटेंसी है। तो प्लुरिपोटेंसी एक कोशिका की प्रारंभिक भ्रूण की 3 प्राथमिक जर्म सेल परतों में विकसित होने की क्षमता है। क्लोनिंग का अर्थ है सेम टू सेम, जो अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना है, और इस विधि से उत्पादित जो क्लोन रहता है दूसरा जीव अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समरूप रहता है, क्लोन है, हूबहू है। अगला सवाल, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी, जिन्हें अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है, उनका मॉडल है, अकबर ने फॉलो किया एक तरीके से। तो किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना था, तो शेरशाह सूरी का प्रशासन एक ऐसा मॉडल के रूप में उभर कर आया जिसको फॉलो किया अकबर ने जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया, तो उनकी नीतियों को फॉलो किया था, शेरशाह सूरी की नीतियों को, इसलिए शेरशाह सूरी को कहा जाता है फॉर रनर ऑफ अकबर या फिर अकबर का अग्रदूत। अगला सवाल, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, निम्न में से इन 4 में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन से हैं? एक है आपके धर्म हो जाएगा जो दे रखा है, अर्थ होता है, मोक्ष होता है, उसके अलावा काम होता है ना कि सिद्धि, काम हो जाएगा, सिद्धि यहाँ पर अलग है। अगला देखते हैं कि तमिलनाडु का वेलविल ओरी विजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? यहाँ तक पूछ लेते कोई दिक्कत नहीं कि वेलविल ओरी विजा उत्सव है किस राज्य का, तो आप कहेंगे तमिलनाडु का। पूछा है कि किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त मंथ में वेलविल ओरी विजा उत्सव है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? तो उपनिषद है उसका फारसी भाषा में अनुवाद है दारा शिकोह के द्वारा किया गया है। दारा शिकोह है उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था सिर्र ए अकबर है जो, ठीक है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई थी। रचना आपको पूछ लें कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है तो रचना कब हुई थी? शाहजहां के काल में। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में किया था शहजादे दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर टाइटल के तहत
मैथ है वो अनुवाद किया गया था। दारा सिकों को लैन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। पूछ ले कि दारा सिकों को किसने लघु अकबर की संज्ञा दी, तो लैन पुल के द्वारा। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दी है, शाहजहां ने दी है दारा शिका को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। जो मज्ब उल बहरीन है वो भी दारा सिकों की एक अन्य मूल रचना है। अनुवाद की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था विल्किंस ने, जो किया था 1785 में भगवत गीता का। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था मौलाना अब्दुल कादिरी बदायूनी ने किया था। इसका नाम रज़्मनामा इन्होंने लिखा था, काफ़ी बार एग्जाम आता है। महाभारत का है वो बदायूनी ने क्या नाम रखा था, रज़्मनामा लिखा था, जो कि उन्होंने फारसी अनुवाद किया था। और महाभारत का जो अंग्रेजी अनुवाद है अंग्रेजी भाषा में वो करने वाले प्रथम भारतीय थे किसानी मोहन गांगुली। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है। जयराम रमेश के द्वारा ये लिखित पुस्तक है, जो टाइटल है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा है। ये पूरी बुक्स का नाम है, बाकी एग्जाम में आ जाए कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के उत्तर कौन है, केवल इतना है तो वो एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखित पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये गोसेन ने दिया था। एच गोसेन के द्वारा जो DMU नियम का प्रतिपादन किया गया था, गोसेन ने ये नियम दिया था। और ये नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित हैं जिसमें उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। पहले किसी उपभोक्ता को एक वस्तु है जिसकी उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू लगती है, उसकी उपयोगिता है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। जैसे जैसे वो क्या करेगा, कस्टमर उस वस्तु को अधिक से अधिक उपयोग करेगा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इकाई वो बाई करेगा, उपभोग करेगा, उस केस में उस वस्तु की उस ग्राहक को वैल्यू है वो कम लगने लगती है। वही आपको है जो नियम दिया था वो गोसेन ने दिया था, जिसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ह्रास हो जाता है उपयोगिता का उसका। तारिक ए दिल कुशा कह सकते हो, नुस्खा ए दिल कुशा है, ये पुस्तक के लेखक है भीमसेन। तारिक ए दिल कुशा पुस्तक के लेखक है भीमसेन बुरहानपुरी हैं। जो भीमसेन बुरहानपुरी है वो मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में लिपिक था। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी, तो भारतीय शांति रक्षा सेना है 1987 में श्रीलंका में भेजी गई थी। भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भारतीय सेना दल था जो 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था, जिसका उद्देश्य था श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृह युद्ध को समाप्त करना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। सवाल ये पूछा गया है कि मार्गम कली है एक रिचुअल फोक आर्ट है वो किस राज्य की है, तो मार्गम कली है केरल राज्य में है। केरल राज्य में स्थित सेंट थॉमस ईसाई समुदाय का एक प्राचीन भारतीय दौर का नृत्य है, रिचुअल फोक आर्ट भी है, मार्गम कली है केरल राज्य की। अगला सवाल यहाँ पर, सवाल ये है कि मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है, तो मैनामती और गोपीचंद की कहानी है नाहत साहित्य है, जो साहित्यिक कृति है ये नाहत साहित्य का हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, येरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं। येरला, वरना और डिंडी हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी है। जो वेना नदी यहाँ पर मैं बताऊं तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। डिंडी नदी तेलंगाना में और येरला नदी है ये भी महाराष्ट्र में है। बाकी जो कृष्णा इसका आंसर है तो ये पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी जल विवाद है किन राज्यों के मध्य है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है कृष्णा नदी जल विवाद है। तो इसमें आप देख सकते हो क नहीं, एक तो कर्नाटक होगा, श इसमें भी आ रहा है और महाराष्ट्र ये भी है, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश में ये जल विवाद है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो भीमा हो गई, गायत्री हो गई, घटप्रभा है, कोयना है, मालप्रभा हो गई, मुनेरू रिवर है, मूसी नदी है, नीरा है, पालेरू है, पंचगंगा है, तुंगभद्रा है, वेना है, वरना है, वायरा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ग्लेशियल कले जो मृदा है और हिमोड के साथ
जनहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को कहा जाता है करेवा। तो करेवा की आपको दे रखी थी परिभाषा। तो करेवा क्या है? कश्मीर घाटी का एक झील निक्षेप है, जो ग्लेशियल कल्ले हैं, झील निक्षेप हैं। इसमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड उपस्थित रहते हैं। हिमोड हैं जो मोटे निक्षेप रहते हैं, उसे करेवा बोला जाता है। अन्य जो आपको दे रखे हैं डुआर है, भाबर है, ये भी पता होना चाहिए, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। डुआर क्या होता है? तो भूटान के आसपास पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ के मैदान जो पूर्वी हिमालय की तलहटी हैं उसे बोला जाता है डुआर। नेपाली, असमिया इन भाषा में डुआर का मतलब होता है दरवाजा। ये क्षेत्र भारत से भूटान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो डुआर हो गया। बाकी एक आपके शब्द था भाबर। भाबर हैं और निम्न हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिणी ओर बसा एक क्षेत्र है, जहां पर जलोढ़ ग्रेड हिंद गंगा क्षेत्र के मैदानों में विलीन हो जाती हैं। ये है भाबर। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया, जिसका परिणाम क्या रहा? इम्फाल की लड़ाई हो गई। तो यहाँ पर इम्फाल की लड़ाई है वो कब हुई है? तो ये 1944 में हुई। याद रखना आपको, इम्फाल की लड़ाई हुई थी जापानी सेना और मित्र देशों की सेनाओं के मध्य। ये युद्ध हुआ था 1944 में। 8 मार्च से 3 जुलाई 1944 तक जापानी सेना और जापानी सेना की क्या कोशिश थी कि वो मित्र सेना को इम्फाल में हराते हुए, जो ब्रिटिश वहाँ पर राज था, तो ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करना वो जापानी सेना का उद्देश्य था इस इम्फाल युद्ध में। लेकिन इसका उल्टा, किंतु जापानी सेना को बहुत क्षति उठानी पड़ी और बर्मा में पीछे लौटना पड़ गया था। और इसमें जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश एम्पायर की ओर से, विलियम सलीम थे, जियोफ्री स्कुंस थे, जैक बाल्डिन थे और सामने जापान थे और फ्री इंडिया है, ये इनके मध्य युद्ध हुआ था 1944 का। ये जो सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से संचयी जड़ या फिर मूल नहीं है? संचयी जड़ में मैं आपको बताऊं तो संचयी, जिसे आप मांसल मूसला मूल बोलते हो, स्टोरेज टैप रूट है। इसके प्रकार में शंकुरूप है, तर्कुरूपी है, कुंभी रूपी है, कंदिल या फिर घाटदार है। तो आपको पूछा कौन सी नहीं है? शंक्वाकार जो दे रखा शंकुरूपी है और नेपीफॉर्म है। नेपीफॉर्म यहाँ पर देख सकते हो, जिसे कुंभी रूप हिंदी में बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फ्यूजीफॉर्म, तो फ्यूजीफॉर्म है जो तर्कुरूपी, ये तो है। श्वसन मूल कोई नहीं है। चौथा प्रकार है वो कंदिल, जैसे गांठदार बोला जाता है। तो ये सभी मूसला मूल हैं जो स्टोरेज टैप रूट के प्रकार हैं, संचयी मूल के। सिद्धेंद्र योगी हैं, वो किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? सिद्धेंद्र योगी हैं, इनके द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य हैं ये शुरुआत हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का, जिसके प्रमुख कलाकार में लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी का नाम आता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 16 यार्ड हिट शब्द किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? तो 16 यार्ड हिट टर्म है, ये फील्ड हॉकी से संबंधित टर्म हो जाएगा, फील्ड हॉकी का है। अगला सवाल है कि बस्तर क्षेत्र में त्यौहार है, जो कौन सा त्यौहार है स्थानीय देवी केसरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो मदई, बस्तर क्षेत्र में जो मदई महोत्सव है, मदई महोत्सव त्यौहार कह सकते हो, ये स्थानीय देवी केसरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। तो ये मदई महोत्सव है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी? उस समय गठबंधन सरकार बनाई थी, मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री बने थे। तो जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे 1977 में? अध्यक्ष थे चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर थे। जनता पार्टी की बात करें तो इसका विलय है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ था 2013 में। जनता पार्टी के संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण थे। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1977 में। और मोरारजी देसाई हैं जो प्रधानमंत्री रहे हैं 1977 से 1979 तक रहे हैं। मोरारजी देसाई पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं होने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट है, इसके लेखक कौन है? मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट है मुकुल केशवन, इस बुक्स के ऑथर है। कौन? मुकुल केशवन। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस है ये 19 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है NDRF है, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। इसीलिए 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस के रूप में 19 जनवरी को मनाया जाता है। और
इससे जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स भी है। 2 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अकेडमी की आधारशिला रखी है। वो गृह मंत्री कहाँ पर रखी है ये पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। अगला सवाल है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलकु नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये केरल में किया जाता है मकर विलकु नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन। सवाल नंबर 52 है, एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है, तो शिरा रचना हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में वेनेशन बोला जाता है। जो पत्ती रहती है उसमें विभिन्न प्रकार की वैन रहती हैं, शिरा रहती हैं, उनका अभिविन्यास ही शिरा रचना है, जिसे वेनेशन बोला जाता है। वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट है वेन्स का, पत्ती के अंदर जो वेन्स रहती हैं इसी प्रकार पतली पतली शिराएं हैं, उनको अरेंजमेंट ही वेनेशन है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है, तो जो सचिवालय के लिए प्रावधान किया गया है संसद के सचिवालय के लिए, वो आर्टिकल 98 में किया गया है, आर्टिकल 98 है, वो संसद के सचिवालय के लिए प्रावधान करता है। यह आर्टिकल बताता है संसद के प्रत्येक सदन का एक अलग सचिव ये कर्मचारी होगा, बशर्ते कि संसद के दोनों सदन में आम पदों के सृजन को रोकने के रूप में इस खंड में कुछ भी नहीं माना जाएगा। अगला सवाल यह है कि माल्थियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है। माल्थियन सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ रहा है, वो जनसंख्या है। अगला सवाल है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल, बात है 15वीं और 17वीं शताब्दी में, उस समय प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। किसकी प्रशंसा में, विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों को जो संदर्भित करता है वो पदावली कीर्तन करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है। इको रिट्रीट महोत्सव है वो दोस्तों ओडिशा राज्य में, किस राज्य में याद रखना है, ओडिशा इको रिट्रीट। नेक्स्ट वन देखते हैं सवाल नंबर 57, सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है। जो सबसे लंबे पंख फैलाव वाला है विशालतम समुद्री पक्षी, इसका नाम है वंडरिंग अल्बाट्रॉस नाम हो जाएगा। वंडरिंग जो पक्षी है वो समुद्री पक्षी है और सबसे लंबे पंख फैलाव वाला ये पक्षी है वंडरिंग। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच में चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जाता है, तो वो उत्पादन संभावना वक्र है, उसके माध्यम से चित्रित किया जाता है। जो इस टाइप से ये वक्र रहता है, ये वक्र दोस्तों इसकी ढलान है वो ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार रहती है और बाएं से दाएं की ओर है, ये वक्र हैं जो उत्पादन संभावना वक्र हैं। और उत्पादन संभावना वक्र जो पीपीसी है, ये वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है, दो वस्तुओं का उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधन व तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जाता है, उसके संयोग को आपस में दर्शाता है। कंटक शोधन जो न्यायालय है वो किस साम्राज्य में प्रचलित था। कंटक शोधन है ये मौर्य कालीन हो जाएगा। मौर्य काल में ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे, वो था कंटक शोधन और धर्मस्थीय। ये दोनों न्यायालय हैं, मौर्य कालीन है, कंटक शोधन और धर्मस्थीय हैं। जिसमें जो कंटक शोधन है वो फौजदारी न्यायालय है, उसी को बोला जाता था कंटक शोधन है। फौजदारी न्यायालय का क्या मतलब है, तो फौजदारी मामलों में हत्या, मारपीट, डकैती, छिनैती ये सभी अपराध आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सी राजगोपालचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तमिलनाडु राज्य में सी राजगोपालचारी के द्वारा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल नंबर 61 है, फ्लोट फेस्टिवल है जिसे थेपोस्वम बोला जाता है, फ्लोट फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मदुरई में मनाया जाता है। थेपोस्वम या फिर थेपोस्वा है, इसे फ्लोट उत्सव भी बोलते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू मंदिरों में किया जाने वाला एक धार्मिक हिंदू त्यौहार है। मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चित्रई और मेष के महीने में ये मनाया जाता है। थेपोस्वम या फिर फ्लोट उत्सव है तमिलनाडु में, ये मदुरई में जो मीनाक्षी अमन टेम्पल मदुरई है वहाँ पर इस त्यौहार में एक भाग के रूप में मंदिरों की मुख्य मूर्ति को सजाया जाता है और मंदिर के तालाब के माध्यम से एक जुलूस भी निकाला जाता है तालाब में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप है, वो आरईपी का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के
पाठ में उपयोग किया जाता है। तो REP है, इसका विस्तारित रूप है रिपील्ड है। ठीक है, रिपील्ड भारतीय संविधान में इसका मतलब है निरसन, मतलब हो जाएगा कानून को रद्द करना, निरस्त करना। कोई भी कानून का निरसन हो जाता है, रद्द कर देते हैं, जो रिपल्ड कहलाता है। ये भारतीय संविधान का टर्म है। अगला सवाल है ओलोंग एक प्रकार का क्या है? ओलोंग है वो चाय है। ओलोंग एक प्रकार का चाय है, ट्रेडिशनल सेमी ऑक्सीडाइज्ड चाइनीज जो टी है जिसे ओलोंग बोला जाता है। सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में है? सोन भंडार गुफाएं हैं ये बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य के राजगीर में स्थित दो कृत्रिम गुफाएं हैं सोन भंडार जो जैनों की हैं। ये 3री और 4वीं शताब्दी की गुफाएं हो जाएगी जो बिहार के राजगीर में कृत्रिम गुफाएं हैं सोन भंडार गुफाएं। साओ जो आओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साओ जो आओ उत्सव है ये दोस्तों गोवा राज्य का त्यौहार हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। साओ जो आओ उत्सव इसका नाम है, गोवा का है, जो कि प्रति वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल एक और आर्टिकल से टफ सवाल है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस आर्टिकल के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 198 में वर्णित है। जिस प्रकार आर्टिकल 109 में बताया गया है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में, ये बताता है आर्टिकल 109 है। इसी प्रकार यहाँ पर जो आर्टिकल 198 है वो विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। बाकी जो पूरा इसमें बताऊँ जो 14 दिन का रहता है ये आर्टिकल 109 कहता है। उसी प्रकार जो आर्टिकल 109 है इस साइड है 198 है। एक में है आपके धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, दूसरे में है विधान परिषद में नहीं। तो धन विधेयक आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाएगा। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या फिर किन्हीं सिफारिश को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता है, पाबंद नहीं है। नेक्स्ट वन है निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया है? भारतीय वन अधिनियम 1927 को भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद में लागू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 68 है। सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती, तो कौन सी सीमाएं? अभिसारी की बात हो रही है। अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे धकेल देती है, वो है अभिसारी सीमा। अगला सवाल नंबर 69 है। पंचा है वो किस राज्य में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग है? सारोंग यानी जो लुंगी या फिर धोती जैसा एक अधोवस्त्र रहता है। जो पंचा है वो कर्नाटक राज्य में पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एक लुंगी टाइप से पंचा हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की है? तरन तारण साहिब है जो कि पंजाब में है, महाजा रीजन में स्थित एक पंजाब की सिटी है। तरन तारण साहिब है, ये गुरु अर्जन देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर है कर्नाटक के बल्लारी जिले में। कौन सा जिला है? बल्लारी जिला है जहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है, ये हम्पी में है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, विरूपाक्ष मंदिर याद रखना है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में जो बल्लारी जिला है वहाँ पर है। ये पंपापति या फिर कह सकते हो विरूपाक्ष जो शिव जी को समर्पित मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास है वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ये द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ मंदिर है। इसका निर्माण है शासक देवराय द्वितीय के अधीन एक नायक हैं जिनका नाम है लक्कन दंडेश के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। महिला भगत है जो अंडाल है वो भारत की किस भाग से संबंधित थी? महिला भगत का नाम है अंडाल है, ये दक्षिणी भाग है, दक्षिण भारत की संत महिला थी। वे 12 आलावर संतों में से एक है, 12 आलवार संत हैं उनमें से एक हैं जिनका नाम है दोस्तों अंडाल है। ये दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस महिला भगत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? अंडाल को कहा जाता है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो तिरुपावे हैं और नाचियार तिरुमोली हैं, इनके द्वारा रचित हैं ग्रंथ। निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है टेबल टेनिस में। किस स्पोर्ट में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग होता है? तो टेबल टेनिस में होता है। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली के द्वारा
सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कमान क्षेत्र की परिभाषा दे रखी थी। तो कमान क्षेत्र क्या होता है? कमान क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति नहर तंत्र के द्वारा होती है। तो सिंचाई हो गया या फिर अन्य कार्यों के लिए जल की आपूर्ति है कैनाल के द्वारा, नहर सिस्टम के द्वारा जो होती है वो कहलाता है कमान क्षेत्र। क्या कमान क्षेत्र कहा जाता है? एक दोस्तों निविल सिंचित क्षेत्र भी है जो ऑप्शन था। तो निविल सिंचित क्षेत्र क्या होता है? निवल सिंचित क्षेत्र कहता है एक ऐसा क्षेत्र जिसे किसी विशेष फसल के लिए एक वर्ष में एक बार किसी स्रोत के माध्यम से सिंचित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी ऐसी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाएं, एक तो मिश्रित युगल और दूसरा महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की है, पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में? वो प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाएं हैं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए भाग लिया है? ज्वाला गुट्टा के द्वारा ये भाग लिया गया। तो ज्वाला गुट्टा ये फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत की जो क्वालिफाई की है 2 इवेंट ओलंपिक में। वुमेन डबल्स हैं वो पोनपा के साथ में और मिक्स्ड डबल है वो वी दिज्जू के साथ में लंदन में ये पार्टिसिपेट किया था। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? कलिंग युद्ध अशोक का जो हुआ था वो उनके राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? 8 वर्ष बाद। ठीक है, अशोक के 13वें अभिलेख में अनुसार बताया गया है कि उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक का जो कलिंग युद्ध है वो अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8 वर्ष बाद इन्होंने लड़ा था। तो ये कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य शासक अशोक और महापद्मनभा हैं जो कलिंग के शासक हैं, इनके मध्य में हुआ था। और अशोक का जो कोरोनेशन हुआ है, राज्याभिषेक हुआ, वो 268 BC में हुआ था। अगला सवाल है, सभी गैर शून्य वेक्टर है वो सदिश है उसको क्या कहा जाता है? बिना शून्य के गैर शून्य वेक्टर हैं इन्हें प्रॉपर वेक्टर बोला जाता है, उपयुक्त वेक्टर कह सकते हो। सवाल नंबर 78, वे 2 चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण गुजनेट वक्र के द्वारा दिया जाता है? वे 2 कौन से वेरिएबल है जिनका संबंध पर्यावरण गुजनेट वक्र के द्वारा दिया जाता है? तो पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आर ये 2 चर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा है 1579 में जारी किया गया था। आपको पूछ ले कब जारी हुआ था? महजरनामा 1579 में अकबर के द्वारा जारी किया गया था। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था, अकबर ने जारी किया था। महजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? सबसे पहले जो हॉकी संघ का गठन हुआ प्रथम हॉकी संघ का वो यूके में हुआ था। ये यूके में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ कब था? 1876 में हुआ था। वर्तमान में जो हॉकी का संघ है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका गठन 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था गठन? पेरिस, फ्रांस में। वैसे इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का लूसान है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का गठन 1924 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। हॉकी इंडिया जो है, भारत में हॉकी इंडिया है जिसकी स्थापना 2009 में हुई है। प्रेसिडेंट कौन है? वो जी निगम है इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 81, निम्न इतिहासकारों में से किसने रज्या के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? ये किसने लिखा है कि वह, किसकी बात हो रही? रज्या सुल्तान की। तो रज्या के बारे में लिखा कि वह अपने सभी भाइयों से सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी, ये लिखा था मिनहाज ए सिराज जो इतिहासकार है, मिनहाज ए सिराज के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कम घनत्व वाली फैलसिक चट्टान जैसे कि एंडोसाइट और ग्रेनाइट हैं वो से बनी या फिर है? तो ये है दोस्तों महाद्वीपीय परपट्टी। ठीक है, महाद्वीपीय परपट्टी है वो कम घनत्व वाली फैलसिक चट्टान जैसे कि एंडोसाइट है, ग्रेनाइट है, इससे बनी होती है महाद्वीपीय परपट्टी। अगला सवाल नंबर 83, भारतीय विद्रोह की शुरुआत है वो आपको पता है 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ पर? मेरठ में हुई थी। लेकिन इसकी समाप्ति कहाँ पर हुई है? भारतीय विद्रोह है 1857 की क्रांति है, समाप्ति हुई थी ग्वालियर में 1858 में हुई थी। 20 जून 1858 को ग्वालियर में 1857 की क्रांति की समाप्ति हुई है भारतीय विद्रोह की। तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी और प्रारंभ करने का श्रेय जाता है धन सिंह गुर्जर को। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च को वैसे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने एग्जाम आता। मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री के थे? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। इनकी बगावत से इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत है। अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया है, जहाँ से एग्जाम में सवाल अक्सर आ ही जाता है। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, लखनऊ की तरफ से
दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, पटना में पीर अली ने, बैरकपुर में मंगल पांडे ने, कानपुर में नाना साहेब ने, बिहार जो जगदीशपुर है वहाँ पर बाबू कुंवर सिंह ने किया था, मेरठ में कदम सिंह ने, बरेली में खान बहादुर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। एग्जाम में सवाल आता है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। बाकी 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? आरसी मजूमदार का है। और किसने कहा था कि आज़ादी का पहला युद्ध है 1857 का विद्रोह है? ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। ओडिशा की सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है डालखाई। डालखाई जो लोक नृत्य है वो ओडिशा का, याद रखना है, डालखाई है ओडिशा का लोक नृत्य, डालखाई है। बाकी रऊफ दे रखा है जम्मू कश्मीर का, आपको सभी को पता है रऊफ जम्मू कश्मीर का है। गिद्दा पंजाब का है। होजागिरी की बात करें तो ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। होजागिरी है त्रिपुरा का, गिद्दा पंजाब का है, रऊफ है जम्मू कश्मीर का। ये सभी आपको याद रखना है, रऊफ जम्मू कश्मीर का, होजागिरी है ये आपके हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा का, गिद्दा पंजाब का है, डालखाई जो ओडिशा दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, जो मैगुड़ी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? मैगुड़ी मंदिर है कर्नाटक राज्य में। मैगुड़ी मंदिर याद रखना है कर्नाटक, जो वहाँ पर ग्रुप ऑफ मंदिर का ग्रुप है वो एहोल कहलाता है। एहोल ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स या फिर टेम्पल्स हैं वो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? एहोल भी कर्नाटक में है, जहाँ पर ये मंदिर भी है, मैगुड़ी टेम्पल है। तो आपको पूछा है कि ये किस राज्य में, तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, यूरोपीय फुटबॉल संघ जो सेल्टिक FC है इसके खेलने वाले भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी कौन था? यूरोपीय फुटबॉल संघ के लिए खेलने वाला जो भारतीय प्रथम खिलाड़ी था वो था मोहम्मद सलीम है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी जो यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेले हैं उनका नाम है मोहम्मद सलीम। अगला सवाल यहाँ पर, तुल्लाल क्या है? तुल्लाल किस राज्य की एक व्यंग्य प्रधान नृत्य है? तो तुल्लाल डांस है वो केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का। अगला सवाल यहाँ पर की परिभाषा आपको दी गई है। किसकी परिभाषा है? जो कि जमीन की एक ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जो प्रवाह प्रणाली के द्वारा उभनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करती है। एक कॉमन बिंदु है जो जल को इकट्ठा करेगा फिर जल को प्रवाहित करेगा। ये जो सिस्टम है वाटरशेड कहलाता है, जल विभाजन कहलाता है। उसी कॉमन लाइन, कॉमन बिंदु के द्वारा एक बार वाटर को यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा, उसके बाद प्रवाहित होता है। बाकी जल भृत की आगे परिभाषा भी आएगी, मैं जल भृत आपको बता देता हूँ, जिससे एक्वीफायर या फिर जल भर बोला जाता है। जल भर, एक्वीफर, ये धरातल की सतह के नीचे, आपको पता है धरातल की सतह के नीचे क्या चट्टान है, पत्थर है। तो चट्टानों का एक ऐसा वहां पर लेयर बन जाती है, संस्तर बन जाता है जहाँ भूजल एकत्रित हो जाता है। चट्टान के ऊपर चट्टान आएगी लेकिन बीच में रंध्र रहेगा, खाली स्थान रहेगा। उस केस में वहां पर जल आ जाएगा, भूजल आ जाएगा, जिसको आप नलकूप वगैरह से निकाल भी सकते हो, वो जल भृत कहलाता है। ठीक है। एक आपकी वाराबंदी भी आया है, जो वैसे पाकिस्तान में ज्यादातर वाराबंदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? पानी को समान भाग में विभाजित करना। सभी किसान के खेतों में समान भाग में पानी जाएगा, वो वाराबंदी प्रणाली से। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, यशो विग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के 3 शासक थे? गहड़वाल राजवंश हैं, इनके ये 3 शासक हैं। जो नाम है इनका यशो विग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव हैं। ये किस राजवंश के? गहड़वाल राजवंश के हैं, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान जो राज्य है वहाँ पर इनका शासन था। उनकी राजधानी है गहड़वाल की, वो वाराणसी में थी। और जो चंद्रदेव है वो प्रथम शासक थे इस राजवंश के। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का जो सामान्य नाम है वो कैलामाइन है। एग्जाम में सवाल आता है कैलामाइन है। वो किसका अयस्क है? जस्ता का, जिंक का अयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हो Fe2O4Zn। नेक्स्ट देखते हैं सवाल यहाँ पर, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को क्या कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है? तो कुएं तक, कुएं में पानी कैसे आता है? आपने कुआं खोदा, वहां पर पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर क्या है? जल भृत है, विभिन्न चट्टान है, चट्टानों के मध्य पानी क्या है? एकत्रित हुआ है, तो धीरे धीरे रिश्ता है और वहां पर वो भर जाता है कुआं। तो ये जल भृत की परिभाषा यहाँ पर दोबारा दे रखी है। बाकी आपको एक दे रखा है ज्वार नदमुख है, काफी बार एग्जाम में आता है एचूरी के बारे में। ज्वार नदीमुख है, जहाँ पर नदियाँ हैं वो समुद्री जल जो खारा पानी है वहाँ से मिलती हैं, वही ज्वार नदमुख होता है। नदियाँ जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब वहाँ पर एचूरी का निर्माण होता है। एचूरी को एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र के रूप में आप डिफाइन कर सकते हो जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और एक ऐसा तटीय क्षेत्र जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला होता है।
निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश या फिर जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पर कौन सा पशु मेला लगता है? तो नलवारी मेला है जो एक पशु मेला है हिमाचल प्रदेश राज्य में। सवाल नंबर 93, चिंकाला मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है, किस प्रकार का? तार्य है, स्ट्रिंग्ड है। जो चिंकारा है मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, किस टाइप का, वो पूछा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट बेयर है, ये किस प्रकार का तारामंडल है जिसमें कितने तारों का समूह है, चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बेयर है, यदि आपको पता है इसे सप्तऋषि तारामंडल बोला जाता है। उर्सा मेजर का अन्य नाम है ग्रेट बेयर है। यदि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं, यदि डायरेक्ट आ जाता उर्सा मेजर या फिर सप्तऋषि तारामंडल कर सकते थे। ग्रेट बेयर है जो इसका अन्य नाम है, जो 7 तारों का एक ग्रुप हो जाएगा, सप्तऋषि तारामंडल है। निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो फॉस्फिन गैस हो जाएगी। सवाल नंबर 96 देखते हैं, भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में ऐसा उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कानून के अलावा कोई भी कर लगाया या फिर वसूला नहीं जा सकता है? ऐसे आप कर नहीं वसूल सकते हो विधि के प्राधिकार के अलावा। तो ये आर्टिकल 265 में इस प्रकार बताया गया है, आर्टिकल 265 याद रखना आपको। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन को मनाया जाता है, ये त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, बहुत बार आता है। हेमिस त्यौहार है कहाँ पर? लद्दाख में तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है भगवान पद्म संभव है इनको समर्पित है, जो हेमिस फेस्टिवल। नहर का वह चैनल जब पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर कह सकते हो, मैंने ऊपर बताया था, सवाल आया था, एक प्रवाह चैनल कहलाता है। इसके उल्टा लिफ्ट चैनल होता है जिसमें है विपरीत ढलान के विपरीत आपको पानी का बहाव किया जाता है। और जो ये नहर में होता है, जो लिफ्ट चैनल है, प्रवाह चैनल है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है बहाव, इसमें एक कमान क्षेत्र दे रखा है। तो जो कमान क्षेत्र क्या होता है? नहर तंत्र है जहाँ पर जल की आपूर्ति की जाती है सिंचाई वगैरह में। तो वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए जल आपूर्ति होती है नहर तंत्र के द्वारा, वो आपकी कमान क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? व्यक्ति के आंखों में जो दबाव है, प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर है, विस्कोमीटर है, मैच मीटर है, ये आपस में अलग है, तो ऑप्शन से आप कर सकते थे टोनोमीटर का उपयोग होगा। ओडोमीटर है वो व्हीकल के अंदर होता है, कितनी दूरी है, डिस्टेंस कवर की है व्हीकल, जो व्हील्ड व्हीकल के द्वारा। और विस्कोमीटर है, कह सकते हो श्यानता मापी, ठीक है। श्यानता क्या होती है? किसी दारू के बहने के गुण का विरोध करती है। जैसे कि शहद की श्यानता ज़्यादा होती है, जो गाढ़ा है, घनत्व ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा है, जल की कम होती है। जो आपस में पड़ते रहती हैं उनके मध्य घर्षण होता है, जो बहने के गुण का विरोध करती है, वो श्यानता है। उसको मेजर करने के लिए विस्कोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर हो जाएगा किसी भी 4 व्हीलर या फिर जिसमें व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, उनमें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बाकी यहाँ पर एक मैक मीटर भी है जो कि एरोप्लेन वगैरह में यूज़ किया जाता है। अंतिम सवाल देखते हैं, उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को कहा जाता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोला जाता है। इस टाइप से ये सभी 100 वेरी टफ क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेंडिंग जी के टेलीग्राम चैनल है जिसमें 2 लाख प्लस स्टूडेंट फायदा उठा रहे हैं। इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है, टॉप ट्रेंडिंग GK.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जो मॉक टेस्ट सीरीज है, टेक्स्ट बुक से लेते हो और टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है 10% का। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।